कैसे हो चैम्प। आज से स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, देखो यार, कमेंट में आया कि वो से यूनिवर्सिटी में ओएमआर बेसिस पे भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसीलिए इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर वाइज ओएमआर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यार, इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पेपर का आपका टाइटल क्या होता है? फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, देखो हमने थ्योरी, अगर आपका एग्जाम थ्योरी बेसिस पे हो रहा है, मतलब आप रिटर्न लिख रहे हो क्वेश्चन आंसर, तो हमने उसके ऊपर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर और चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो एक प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स वगैरह लिखे गए हैं, उस वाले में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो ओएमआर वाले क्वेश्चन है, ये भी हम उसी प्लेलिस्ट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो ओएमआर वाले क्वेश्चन और रिटन वाले क्वेश्चन सभी एक ही प्लेलिस्ट के अंदर होंगे। उसके अंदर आपको मॉडल पेपर भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, पीवाईक्यू वगैरह भी मिलेंगे। ठीक है, तो सभी आप एक ही जगह देख लेना। बस जब भी वीडियो ओपन करना, देख लेना कि वो थ्योरी का है कि ओएमआर का है। जैसा भी आपके यूनिवर्सिटी में पैटर्न हो, उस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह चाहिए, तो वो भी कुछ टाइम में हम अवेलेबल कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जो दूसरा प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आठ यूनिट है, सभी को आपको चैप्टर वाइज नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट के साथ। तो मैथमेटिकल फिजिक्स मतलब वेक्टर अलजेब्रा पहला है ना, तो उसी से शुरुआत करते हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और फिजिक्स के अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हो गया या फिर केमिस्ट्री हो गया, जो भी आपने चूज़ किए हैं, हमने उनको भी बहुत हद तक कवर किया हुआ है। उनके भी जितना पॉसिबल है चैप्टर वाइज नोट्स, केमिस्ट्री के देखो चैप्टर वाइज नोट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। मैथमेटिक्स का देखो नोट्स अपलोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व करना है, तो हमने मैक्सिमम उसके चैप्टर, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही कम चैप्टर हमने सॉल्व कराए हैं अभी तक। कोशिश करेंगे कि उसको और आगे मैक्सिमम तक लेके जाएं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज हमने सॉल्यूशन वगैरह भी कराया है, आप जाके देख सकते हो। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो को करिकुलर के एग्ज़ाम होते हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के नाम से, वो कंपलसरी पेपर होता है, वो एमआर बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो हमने उसको भी सॉल्व कराया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, और एक सेकेंड, अगर आप ओएमआर बेसिस पे एग्ज़ाम दे रहे हो, तो एग्ज़ाम के बाद आपको उसके आंसर की भी चाहिए होगा, तो उस सिचुएशन में आप अपने पेपर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर सेंड कर दीजिएगा, हम उसका आंसर की आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर आपके यूनिवर्सिटी के पुराने क्वेश्चन पेपर आपके किसी फ्रेंड या सीनियर से अरेंज हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। देखो पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, जिससे आइडिया ये लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, देखो थ्योरी अगर एग्ज़ाम है तो कुछ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो आप अपने से बना के भी लिख दोगे, लेकिन ओएमआर में क्या ही बनाओगे, या तो सही मिलेगा या तो गलत। ठीक है, तो इसीलिए पीवाईक्यू अगर अवेलेबल है तो उसको एटलीस्ट खुद से सॉल्व करना, अगर होता है तो। अदरवाइज़ हमको भेज देना, हम आपको उसका डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। ठीक है, देखो ये जो ग्रेजुएशन के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, टफ नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसे कोई क्वांटिटी, देखो हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में हर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई हैं। तो स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसका हम पूरा ब्यौरा उसके मैग्नीट्यूड से, ब्यौरा मतलब उसकी पूरी जानकारी उसके मैग्नीट्यूड से ही दे सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो टेम्परेचर अभी हमने देखा स्केलर, टाइम भी स्केलर, मास भी स्केलर, तो वेक्टर कौन बचा? वेलोसिटी बचा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो वेक्टर? देखो सूडो वेक्टर ऐसे होते हैं जो वेक्टर की तरह बिहेव तो करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो सूडो वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते। अगर हम वेक्टर के केस में बात करें तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने पे उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टॉर्क क्या है? एक सूडो वेक्टर का डायरेक्शन, सूडो वेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। ठीक है, चेंजेस साइन ऑफ अंडर एन वेरिएंस बिहेव एज अ सूडो वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, कोई एक पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे नोट करेंगे हम? यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट को यूज़ करके, मतलब आई जे के कंपोनेंट को यूज़ करके। तो एक्स आई के प्लस वाई जे का जेड के ऊपर कैप लगा देना और अच्छा रहेगा। ठीक है,
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड जानते हो ना, मॉड ऑफ ए कैसे निकलेगा, उनके कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, मतलब क्या मिल गया 5 मिल गया। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है एक ए वेक्टर है, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितने के बराबर होगा, वो वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हमको ए वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक है। टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव, दो वेक्टर मान लो ए है या बी है, ये इक्वल होंगे कब, जब दोनों का सेम मैग्नीट्यूड भी हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है, कोई भी एक ए वेक्टर है, मान लो ये ए डायरेक्शन में है और एक हमने बी वेक्टर खास दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी क्या है माइनस ए के बराबर, मतलब बी क्या है ए का नेगेटिव है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेंगे, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज, ठीक है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर मान लेते हैं, एक ए वेक्टर ये है और एक बी वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ए डॉट डॉट लग जाए यार, हाँ, बी कितने के बराबर होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। थीटा क्या होता है ए और बी के बीच में एंगल, तो थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज, दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, तो मान लो एक ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल है तो इनके बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और क्रॉस प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है, मान लेते हैं एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब पैरेलल है तो थीटा 0 साइन 0 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ गया 0 आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट गिव, क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर देता है। हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई जे के कंपोनेंट यूज करते हैं ना, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमको, वेक्टर मिलता है, और डॉट प्रोडक्ट से क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एस टी पी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पेपर रिप्रेजेंट करता है। एस टी पी को हम ए डॉट बी क्रॉस सी से भी डिनोट करते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये क्या होता है, यही होता है जो ऊपर यहाँ पे लिखा गया है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल एक फिगर है, ठीक है, पिरामिड की तरह ही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे वही बॉक्स की तरह बना के लिखा गया है, ठीक है। इफ़ ए क्रॉस बी जीरो देन ए और बी क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जीरो है तो ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा 0 होगा, तो जिससे क्या ए क्रॉस बी 0 हो सकता है, ठीक है। इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0 ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ए डॉट बी 0 है तो ए और बी क्या परपेंडिकुलर होंगे। देखो यार, अगर जैसे इस क्वेश्चन की बात करें या इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए डॉट बी 0 के बराबर है तो हो सकता है या तो पहला सिचुएशन क्या है, ए 0 के बराबर हो, उस सिचुएशन में भी ए डॉट बी 0 आएगा। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि बी 0 के बराबर हो, ठीक है, उस सिचुएशन में भी ये 0 आएगा। तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो देखो 3 सिचुएशन में ये दोनों 0 आ सकते हैं, ए डॉट बी 0 आ सकते हैं, तो अपोजिट मतलब ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 0 बना के नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन दिया रहे उसमें से आप खोजो कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ए डॉट बी 0 है तो हम 3 चीज़ें जानते हैं कि या तो ये 0 होगा, या तो बी 0 होगा, या तो ए और बी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें से सिर्फ दिख क्या रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो इसलिए हम परपेंडिकुलर के साथ जाएंगे, ठीक है। और सेम सिनेरियो इसमें भी है, ए क्रॉस बी 0 है तो हो सकता है ए 0 के बराबर हो, या हो सकता है बी 0 के बराबर हो, या हो सकता है ए और बी पैरेलल हो। तो ऑब्जर्व करो क्या दिया है, एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है, ए और बी दोनों वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल कितने के बराबर होगा, ठीक है।
तो देखो साइन थीटा लिखा है, ठीक है। तो अगर हम ए डॉट बी लिखते हैं तो डॉट में तो कॉस आता है, तो साइन वाला तो हो नहीं सकता। तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, तो यही पहला सही है, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर गिव, कोई भी दो वेक्टर है, एक ए है एक बी है, अगर इनका ऐड करेंगे तो जो नया मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा ना, तो एक रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर एट 120 डिग्री, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। दो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। एक मान लो ये कि ये है और एक दूसरा कितना है 120 डिग्री, मतलब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। मान लो ये भी ए है ये भी ए है, ठीक है। ये दोनों वेक्टर हैं एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, 120 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या देगा, ठीक है। तो देखो यार, जब भी एंगल आप लिखते हो ना, तो ये बात याद रखना कि दोनों या तो टेल से टेल जुड़े हो या तो हेड से हेड जुड़े हुए हो, उसी सिचुएशन में आप एंगल को सही डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो डिनोट है ये थीटा 120 डिग्री है। अगर आप ऐसे डिनोट करते हो कि ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है और ये थीटा है, तो ये गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर ये बोलोगे कि आप ये थीटा है, ठीक है। तो इसीलिए थीटा के टाइम पे याद रखना कि दोनों वेक्टर या तो हेड से हेड जुड़े हो या तो टेल से टेल जुड़े हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालना जानते ही हो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है तो दोनों को ए के बराबर मान लिया, तो ए स्क्वायर 2ab ए बी में इक्वल है तो 2a स्क्वायर हो गया कॉस 120 डिग्री। मतलब क्या, ए क्या होगा, जो रिजल्टेंट है दोनों से स्मॉलर होगा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स, ठीक है। वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल है वो क्या बता रहा है कि टू साइड्स इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट वेक्टर्स, थर्ड साइड इज रिजल्टेंट। एक ए वेक्टर है एक दूसरा बी वेक्टर है, सेम ऑर्डर मतलब हेड से टेल, ठीक है। यहाँ पे ये पहला वेक्टर रखा, फिर एक वेक्टर खड़ा कर दिया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे साइड से निकलेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई फॉर, पैरेललोग्राम का लॉ किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ दो वेक्टर पे अप्लाई होता है, ठीक है। वही है यार, ट्रायंगल लॉ में ही हम अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें ना, मान लीजिए एक दो वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक और वेक्टर है, यहाँ पे एक और वेक्टर में है, तो रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा, तो इसी को पैरेललोग्राम लॉ बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि दो वेक्टर हैं उसको हम आराम से पैरेलली, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है ना, कि दो वेक्टर हैं तो आराम से उनको हम एडजस्ट करके अपोजिट साइड मान सकते हैं। राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर, राइट हैंड रूल किस लिए यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने 4 फिंगर्स को रोटेट करते हैं, जिधर थंब जाता है वही क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। कंपोनेंट ऑफ फैक्टर अलोंग एन एक्सिस इज, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर, ठीक है। जैसे अगर एक ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमको ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का आई कैप से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अगर वाई कैप के अलोंग निकालना है तो ए वेक्टर का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितने के बराबर होता है, तो जिस पे निकालना है बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। तो पहले क्या करो, ए डॉट बी निकाल लो, फिर जिस पे ऊपर निकालना है, क्योंकि ए का बी के ऊपर निकालना है तो बी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई, डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है, ठीक है। किसी भी यूनिट वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर के सम होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है। कोई भी एक ए और बी पोजीशन वेक्टर है, सॉरी पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट मान लो बी पॉइंट मान लो, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। इफ़ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, बी वेक्टर i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो ए डॉट भी निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते हो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 2 2, कितना हो गया, कुछ गलत हो गया, 2 3 2, ठीक है। 4 - 3 1 ही आना चाहिए ना, तो 4 कैसे आ गया, 1 आना चाहिए ना भाई, हाँ 1 ही है, 1 ही सही है। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट आई क्रॉस के, सॉरी आई क्रॉस जे क्या रहता है, तो बस अब साइकिल घुमाओ ना, आई जे के ऐसे क्लॉकवाइज कर लो, आई जे करोगे के मिलेगा, के आई करोगे जे मिलेगा, तो आई जे कर रहे हैं तो के मिल रहा है। साइक्लिक रिलेशन अमॉन्ग यूनिट वेक्टर इज, ठीक है, हम क्या जानते हैं, आई जे के देता है, आई जे के यहाँ से फिर इधर से फिर यहाँ से, ठीक है। आई जे करेंगे के मिलेगा, के इंटू जे करेंगे, सॉरी जे इंटू के करेंगे आई मिलेगा, के इंटू आई करेंगे जे मिलेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगर हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस सी 0 है, इसका मतलब क्या, ए बी सी कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन के अंदर है, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसी को हमने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, कुछ पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होगा। अब अगर ये 0 के अंदर, अब ऊपर 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर का पिरामिड का एरिया होता है वो भी इसी प्लेन के अंदर ही है, मतलब को प्लेन है। ए और बी सी तीनों क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्लेन के अंदर है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिफाइज, ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एक है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो ये बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी के बराबर आता है, ठीक है। 3 डायमेंशन वेक्टर हैज़ हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है, तो 3 डायमेंशन वेक्टर, क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट होंगे, एक्स वाई जेड या आई जे के मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सूडो वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम एक सूडो वेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हमारे पास टॉर्क आ जाए तो वो भी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम है तो वो भी हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग वेक्टर बाय स्केलर चेंजेस, मैग्नीट्यूड, कोई भी एक वेक्टर है, इतना बड़ा मान लेते हैं 5 यूनिट का है, इसमें अगर हम दो एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, 10 यूनिट का हो जाएगा। तो अगर हम किसी एक स्केलर से किसी एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। Two equal vectors have a resultant equal to one of them when angle is 60 डिग्री, जब एंगल 60 डिग्री है ना तो उनका रिजल्टेंट उनके इंडिविजुअल के बराबर आता है। देख लो, रिजल्टेंट यहाँ पे 60 ले लेना, ठीक है। मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑकर व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, जब थीटा 0 हो तो कॉस 0 1 है, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो वहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। वेक्टर ज्वाइनिंग ए टू बी, ठीक है, 2 पॉइंट है यार, ए वन का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी पॉइंट है उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मान लो ना, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, ठीक है। तो अगर हमको ए बी वैक्टर बनाना है तो जानते ही हो, इसके कंपोनेंट माइनस इसके कंपोनेंट, ठीक है। तो x2 - x1 आई कैप, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई जे के यूज़ करेंगे, y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू mod a mod b sin थीटा इज मैक्सिमम व्हेन, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा मैक्सिमम होगा। थीटा मैक्सिमम क्या होता है, मतलब sin थीटा 1 के बराबर, sin थीटा 1 कब होगा, 90 पे। टॉर्क, टॉर्क क्या है, एक सूडो वेक्टर का एग्जांपल है, r क्रॉस एफ। इफ ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप
प्लस 2 के कैप ए क्रॉस बी निकालना है तो निकालना है आई जे के रख दो, फिर यहाँ पे 2 3 -1 ए का कंपोनेंट बी का कंपोनेंट 1 - 2 2, किसी भी एक रो ये कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे प्लस के कितना होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, मान लेते हैं एक ए नाम का ये वेक्टर है, एक बी नाम का ये वेक्टर है। हमको एक तीसरा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमारे पास, हम क्या जानते हैं कि जब हम किसी एक ए वेक्टर का बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट क्या होता है वो क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो डिटरमिनेंट रूल यूज कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई जे के, यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 -1 1, किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे आंसर आ जाएगा वो आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कोप्लेनरिटी मतलब तीन वेक्टर हैं वो एक ही प्लेन में है, उसका कंडीशन यही है कि उनका वॉल्यूम 0 हो। हमने ऊपर देखा भी था ना कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड को ए डॉट बी क्रॉस सी से लिखते हैं, अगर वॉल्यूम 0 है तो मतलब तीनों वेक्टर प्लेन में है, मतलब कोप्लेनरिटी का कंडीशन क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, लिखा भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेपिपेड 0, मतलब जो वेक्टर है वो एक सेम प्लेन में है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्म 1 2 3 2 4 0 1, ये तो इजी क्वेश्चन है यार, जैसे ऊपर एक क्वेश्चन नहीं दिया था ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, हमको वेक्टर ड्रॉ करना था, वही करना है। ठीक है, 4 -1 आई कैप 0 -2 जे कैप 1 -3 के कैप। ठीक है, आ जाएगा आंसर आपके पास। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आई प्लस जे एंड जे प्लस के, दो वेक्टर एक ए मान लो, इसको बी मान लो, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले क्या करो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके एक तीसरा वेक्टर फाइंड करो जो इन तीनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। पहले ये वेक्टर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, डिटरमिनेंट रूल लगाओ, आई जे के, अब यहाँ पे इसका I1 है, जे का कंपोनेंट 1 है, के 0 हो जाएगा, जे यहाँ पे आई नहीं है तो 0 1 1, किसी भी एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना, फिर वो जो मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा किया जाए तो जैसे मान लो आई कैप बाहर निकाला, ये कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो और ये 0 हो गया, छोड़ो उसको, तो माइनस जे कैप, एक सेकेंड, जे कैप बाहर निकाला तो ये कैंसिल, 1 ही बचा, और प्लस के कैप बाहर निकाला तो ये कैंसिल, 1 ही बचा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्या मिला, एक वेक्टर मिला जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √3, तो ये मिल गया। हाँ, वो बीच में माइनस था ना, बीच में माइनस था क्योंकि माइनस जे होता है ना, तो यहाँ पे अगर प्लस कर दिया हो तो सही कर लेना उसको। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू ए डॉट बी के बराबर होगा। ये आइडेंटिटी होती है यार। ठीक है, तो याद ही रख लो, बेटर है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, अरे यार कहाँ प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन के लिए हमको मॉड कॉस थीटा चाहिए। अब परपेंडिकुलर तो थीटा तो 90 होगा, तो प्रोजेक्ट कॉस थीटा 0 हो गया, तो प्रोजेक्शन ही 0 हो गया। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है और वो ए के बराबर है और ए डॉट बी हाफ के बराबर है, तो थीटा कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी के बराबर। दिया क्या है, ए डॉट बी हाफ के बराबर, तो हाफ,
और ए बी 1 के बराबर, तो ये 1 ही हो गया। तो हाफ थीटा हाफ के कॉस थीटा हाफ मतलब क्या 60 डिग्री। ठीक है। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, डायरेक्शन को साइन 3/5 4/5 0। ठीक है। हम जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर हम डायरेक्शन को साइन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो हमको वेक्टर मिल जाता है। ठीक है। तो 3/5 इंटू 5 4/5 इंटू 5 0 इंटू 5, बस आई जे के कंपोनेंट लगा देना, वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ये कम्यूटेटिव रिलेशन a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव मतलब a प्लस बी साथ में कर लो फिर c के साथ ऐड करो, या b प्लस सी साथ में कर लो फिर a के साथ ऐड करो, दोनों इक्वल। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस स्पीड। ठीक है। इफ़ a क्रॉस b इक्वल टू c है और a डॉट b 0 है तो ए बी सी क्या फॉर्म करेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो पहले यूनिट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।